एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। द ओनली लिमिट टू योर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे। यानी कि हम जो खुद पे भरोसा नहीं करते आज, ये एक लिमिट बन जाती है कि हम अपना भविष्य कैसे, अपना एक अच्छा भविष्य कैसे निर्माण कर सकते हैं या उसे कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए खुद पे डाउट किसी भी हालत में नहीं करना है। बस अपनी प्रिपरेशन में भरोसा रखना है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि मेहनत ही नहीं की थी उतनी। खुद के ऊपर भरोसा रखना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रिपरेशन से आएगा। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। मेडिटेरेनियन अ की एंड डेंजरस रूट। यहाँ पे 60 माइग्रेंट्स किल हो गए हैं ड्यू टू कुछ वेदर कंडीशंस वहाँ पे ऐसी रही मेडिटेरेनियन में। फैक्ट्स अबाउट मेडिटेरेनियन, 60 पीपल की जाने गई हैं। तो क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपके प्रीलिम्स के लिए। इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड। केटामाइन जो फ्रेंड्स के जो एक कलाकार थे मैथ्यू पेरी, उनकी डेथ हुई है। केटामाइन के ज़्यादा डोजेस लेने से वो ड्रग एडिक्टेड थे पहले से। ठीक है, कंट्रोवर्सी देखेंगे श्री कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। श्री कृष्ण जन्म स्थान के जो हिस्ट्री चलती हुई आ रही है अभी तक, देखेंगे क्या है। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स एंड आरओ के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लॉजिस्टिक रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि अपनी कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है? लॉजिस्टिक्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ओवर 60 किल्ड एज माइग्रेंट वेसल्स कैप्साइजेस ऑफ लीबिया। अबाउट कैरिंग dozens ऑफ माइग्रेंट्स ट्राइंग टू रीच यूरोप। यानी कि कुछ लीबिया से होते हुए यूरोप जा रहे थे और कुछ वेदर कंडीशन ऐसी रही मेडिटेरेनियन सी में। 2.5 मीटर्स तक वहाँ पे लहरों का उछाल रहा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई, इतने सारे लोगों की। ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें वुमेन भी थे, बच्चे भी थे। ये किसने कहा है? यूएन माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है। माइग्रेशन के लिए यहाँ पे एक की रूट बताया जाता है मेडिटेरेनियन सी को, और वही एक सबसे बड़ा डेंजरस रूट भी है। ठीक है, जो माइग्रेंट्स बेटर लाइफ के लिए जाते हैं यूरोप में, बट वो अपनी जान पहले ही गंवा देते हैं मेडिटेरेनियन सी में। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई है। ठीक है, और अभी ये रिसेंट में है कि अभी 60 पीपल की डेथ वहाँ पे सुनने को मिल रहा है। द सेंट्रल मेडिटेरेनियन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस माइग्रेशन रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना क्या? मेडिटेरेनियन के बारे में कुछ फैक्ट। लीबिया देखते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा गया है कि लीबिया एक डोमिनेंट एक ट्रांजिट पॉइंट है माइग्रेंट्स के फ्ली करने का, यानी कि अपनी कंट्री लीबिया से बाहर जाने का। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में जो पॉवर्टी है, मिडल ईस्ट में जो दिक्कतें हैं, सिविल वॉर्स वगैरह, वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, जिस वजह से ये माइग्रेंट्स को पुश फैक्टर माइग्रेंट्स को एक पुश फैक्टर सा बन जाता है अपनी कंट्री से बाहर जाने का और यूरोप में एक बेटर लाइफ सीख करने का। ठीक है, और वहाँ पे इतने सारे क्योर्स एंड किलिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पे देखते हैं मेडिटेरेनियन सी बॉर्डरिंग कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यूपीएससी की भी फेवरेट है और पूछी जा सकती है। ठीक है, अगेन पूछी जा सकती है। जैसे अफ़गानिस्तान के आसपास की कंट्रीज़ पूछी थी ना 23 में, वैसे ही पूछी जाएंगी। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ 21 कंट्रीज़ हैं। नाम याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कैसे होगा? बार बार रिवीजन करके। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस,
इसराइल, इटाली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेग्रो, मोरक्को में 6.4 का क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, याद है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, तुनीसिया, तुर्की, ये इम्पॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं मेडिटेरेनियन सी की। टू द वेस्ट इट इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट क्या है, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला, ठीक है, जोड़ने वाला एक छोटी सी स्मॉल वाटर बॉडी, इसे स्ट्रेट कहते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा, इस तरफ हो गया अटलांटिक सी, ठीक है, ये मोरक्को, और ये वाला हो गया देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करने वाली एक छोटी सी वाटर बॉडी है, कैनाल टाइप है, ठीक है, याद रखनी है। स्ट्रेट क्या होता है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ मिलेगा, ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करेगा किससे, अटलांटिक सी से, टू द ईस्ट टू द ब्लैक सी थ्रू द डार्डेनियल्स स्ट्रेट, टू द साउथ रेड सी थ्रू द स्विस कैनाल। यहाँ पे आपको मैपिंग थोड़ी सी याद रखनी है, ब्लैक सी वाली, ये देखिए यहाँ पे बोस्पोरस स्ट्रेट मिलती है जो एजियन सी को और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, मैपिंग इम्पॉर्टेंट होती है, और न्यूज़ वाली ही मैपिंग पूछते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा वर्ल्ड याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो न्यूज़ में टर्म्स चल रही है ना, जो न्यूज़ में कंट्रीज़ हैं या प्लेसेस हैं, वो उनकी मैपिंग ज़रूरी है। अब ये चाहिए आप डेली करंट अफेयर के साथ करिए या एक अलग से मैपिंग का शेड्यूल निकालिए, टाइम निकालिए, ठीक है। नाइल रिवर जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे 67 जंप इन बेनिफिशरीज न्यू राशन कार्ड स्कीम, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, उसके तहत दिल्ली में जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, हंगर जैसी जो सिचुएशन थी पहले उससे अब बाहर निकला जा रहा है, ठीक है। Since implementation in Delhi, the number of beneficiaries under the One Nation One Ration Card scheme has been increasing, यानी कि beneficiaries की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा निकाला है किसने, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने। अ टोटल ऑफ 30 लाख पीपल यूज्ड इन वन नेशन वन राशन कार्ड दिस ईयर अवेल राशन फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स इन द सिटी। ये किसके लिए है, क्यों है, ये देखेंगे स्कीम। यहाँ पे स्कीम पढ़नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अचीवमेंट्स पढ़ने इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में साफ साफ पूछ लिए जाते हैं किसी स्कीम से पर्टिकुलर मतलब स्कीम से रिलेटेड अचीवमेंट्स पूछ लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत डाटा आपके पास होना चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि अपना आंसर ब्लैंक नहीं रखना है, क्योंकि आपने इतने साल पढ़ाई की है, इतनी मंथ मान लीजिए इतनी मंथ्स पढ़ाई की है, तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी बाय अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले फैक्ट है ये जो आर एग्ज़ाम आ रहा है ना अभी यूपीपीसीएस का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दिस सिस्टम अलाउज ऑल एनएफएससी बेनिफिशरीज पर्टिकुलरली माइग्रेंट बेनिफिशरीज। पहले क्या होता था कि जिस स्टेट में वो माइग्रेंट बनकर आ रहे हैं उस स्टेट का राशन कार्ड नहीं बन पाता था, क्योंकि उनको ओरिजिन स्टेट कोई दूसरा होता था। जैसे कि बिहार के आ रहे हैं दिल्ली या फिर वो मतलब महाराष्ट्र में, तो बिहार का राशन कार्ड होता था उन पे। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत क्या है, कहीं से भी ये इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ऑपरेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि पटना से छपरा गए, ठीक है, बिहार का, तो क्या होगा, ले सकते हैं राशन किसी भी, यानी कि देश के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन अवेल किया जा सकता है। ये स्पेशली फ़ायदा दे रहा है माइग्रेंट्स को, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है, इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री थ्रू एग्जिस्टिंग, जो उनके पास राशन कार्ड है उसी से वो जो ग्रेन्स है या फिर जो फूड है वो अवेल कर पाएंगे। बायोमेट्रिक और आधार और ऑथेंटिकेशन इसके लिए चाहिए होगा। अब ये
This system also allows their families members back home if any claim to balance footprint or the same on the ration card. यानी कि जो राशन कार्ड है, जो फैमिली मेम्बर्स बचे हैं वहाँ पे, वो राशन कार्ड से राशन खरीद सकते हैं. किसी भी दुकान से राशन कार्ड मिलेगा, बस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. इनिशिएटेड किया गया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब? अगस्त 2019. इम्पॉर्टेंट है ARO के लिए. उसमें स्कीम्स की ऐसी ही डेट पूछी जाती है, यह पूछा जाता है. ठीक है. टू एम्पावर ऑल NFSA बेनिफिशरीज बिकम आत्मनिर्भर फॉर देयर फूड सिक्योरिटी एनीवेयर इन द कंट्री. मीन्स देश में आप कहीं भी राशन आपको अवेल हो पाए या उपलब्ध हो पाए, इसके लिए क्या आत्मनिर्भरता लेके आई है सरकार, ये स्कीम लाके. ठीक है. टू सीमलेसली लिव द एंटाइटल सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप. यानी कि जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देती है सरकार, वो किसी भी दुकान से लिया जा सकता है, किसी भी राशन वाली दुकान से लिया जा सकता है. ठीक है. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनेबल करती है राइट टू फूड आर्टिकल 21. ठीक है. ओनली फ्रॉम द डेजिग्नेटेड प्राइस शॉप विद इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि इसमें पहले क्या था इसमें कि जैसे कि राशन कार्ड जहाँ का है ना, आप उसी प्लेस से या उसी डेजिग्नेटेड स्टेट से आप राशन अवेल कर सकते थे, बट ये अब उसे हटाती है, आप कहीं से भी राशन अवेल कर सकते हैं. अब जब बेनिफिशियरी किसी और शिफ्ट में किसी और स्टेट में शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए दिक्कत होती थी पहले, बट अब दिक्कत नहीं है. इन्वेसेस रिमूविंग फ्रॉम जोग्राफिकल हिंड्रेंसेज. ये लाइन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. GS पेपर 3 के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. GS पेपर 2 में भी अगर वन नेशन वन राशन कार्ड आता है, क्योंकि वुल्नरेबल सेक्शंस उसमें भी है, माइग्रेंट्स. ठीक है, वुल्नरेबल होते हैं. अगर उसमें भी GS पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है सरकार की स्कीम से रिलेटेड, तो भी आप ये पॉइंट लिखेंगे कि जोग्राफिकल हिंड्रेंसेस को, जोग्राफिकल बैरियर्स को हटाता है, अवॉइड करता है. ठीक है. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. सपोर्टिंग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, नियरली 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज दैट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स. ठीक है. अराउंड 37% जो पॉपुलेशन है ना, वो माइग्रेंट की है. अब ये 1/3 पॉपुलेशन को ये एक क्वेश्चन दे रहा है, सहारा दे रहा है. द स्कीम इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन जो इस प्लेस से उस प्लेस जा रहे हैं, जिन्हें राशन चाहिए सब्सिडाइज्ड रूप में, वो राशन अवेल कर सकते हैं. इसका एक और बेनिफिट क्या है कि ये लीकेजेस को रिड्यूस करेगा. ठीक है. क्योंकि बायोमेट्रिक अगर ऑथेंटिकेशन होगी, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी, तो क्या होगा, घोस्ट बेनिफिशरीज को या जिनके पास डुप्लीकेट राशन कार्ड है, उन्हें हटाया जा सकेगा स्कीम से. ठीक है. घोस्ट बेनिफिशरी ये एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो आंसर्स में यूज़ होता है. ठीक है. घोस्ट बेनिफिशरीज वो होते हैं जो एक्चुअल में नहीं बेनिफिट लेने के काबिल होते हैं, बट फिर भी वो बेनिफिट लेते हैं. अभी मैंने वेस्ट बंगाल में, मैंने अभी आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, वेस्ट बंगाल की है, कि वहाँ पे PDS रिलेटेड स्कैम था ना, बताया था मैंने आपको. वो GS पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. PDS राशन के डाइवर्जन का ना वो मतलब एग्जाम्पल हम लिखते हैं GS पेपर 4 में. ठीक है. ऐसे ही आपको यूटिलाइज़ करना होता है. तो वन नेशन वन राशन कार्ड क्या करेगा, थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये लीकेजेस को, घोस्ट बेनिफिशरीज को रिड्यूस करेगा. ठीक है. दिस विल एंश्योर दैट सेम पर्सन डज नॉट फिगर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन ना हो कि वो उस स्टेट से भी राशन अवेल कर रहा है और इस स्टेट से भी कर रहा है. फर्दर द स्कीम इज लिंक्ड विद आधार विद बायोमेट्रिक्स दैट रिमूव पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन. यानी कि जब ऑथेंटिकेशन होगा आधार बेस्ड, तो क्या होगा, करप्शन को यहाँ से रिड्यूस किया जा सकेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना मतलब एक्यूरेट होंगी. जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनके पास स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा. रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पर्टिकुलरली ये जो बेनिफिशियल है किसके लिए है, वुमेन के लिए, अंडर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. ठीक है. वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो पुअर हैं, जो अवेल नहीं कर सकते हैं खाद्य सामग्री मार्केट प्राइजेस पे. ठीक है. उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पे सरकार यहाँ पे दे रही है, जो फ़ायदा पहुँचाएगा महिलाओं को भी और जो गरीब हैं उन्हें भी.
कुछ चैलेंजेस है इसमें, वही जो ऊपर न्यूज़ मैंने कवर की थी उसमें बताया गया था कि ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं। सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी होती है, जिस वजह से डिले भी होता है प्रोसेस। एंड कभी कभी जो 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 मतलब माइग्रेंट्स हैं ना, जो लेने आए हैं राशन, उन्हें घर लौट जाना पड़ता है। What are the associated challenges? Exclusion error, the digitization of this PDS process through Aadhaar linked ration card and the smart cards have been pushed in an effort to reduce leakages, but यहाँ पे एक exclusion error का रिस्क यहाँ पे दिखता है। There are many sections in the society जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और ये आधार बेस्ड है। आधार होगा मतलब आधार कार्ड होगा तो ही आपको राशन मिलेगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो क्या करें? डोमिसाइल बेस्ड सोशल सेक्टर स्कीम्स, नॉट ओनली PDS, most of the anti-poverty, rural employment, welfare, food security schemes were historically based on domicile based access and restricted people to access government social security। यानी कि जो मतलब डोमिसाइल के बेसिस पे उन्हें स्कीम्स का फ़ायदा उठाने को मिलता है, वो है ना सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट, कि रीजनलिज्म जब होता है ना तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे स्टेट के लोग ही फ़ायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट, डिस्टर्बिंग सप्लाईज एज FPS receives the monthly quota of product strictly in accordance with the number of the people assigned to it। यानी कि डिस्ट्रप्शन होती है, जितने नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ द पीपल है उतना ही कोटा असाइन किया जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा कोटा असाइन करते थे तो मतलब मार्केटिंग होती थी, और कम कोटा असाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। ठीक है, द वन नेशन वन राशन कार्ड व्हेन फुली ऑपरेशनल, ये इस प्रैक्टिस को डिस्टर्ब कर देगा। एज सम FPS मे हैव केटर टू मोर नंबर्स ऑफ द कार्ड इवन एज अदर केटर टू लेस ओइंग टू द माइग्रेशन ऑफ द पीपल। किसी स्टेट में ज़्यादा माइग्रेंट्स होते हैं, ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं दूसरे स्टेट से, जैसे कि बिहार एंड UP से ना ज़्यादातर माइग्रेंट्स आते हैं महाराष्ट्र एंड दिल्ली की तरफ। ठीक है, अब किसी राशन के पास मतलब किसी राशन के जो शॉप है उसके पास बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं केटर करने के लिए, किसी राशन शॉप के पास बहुत कम माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, बट ये करना होगा सरकार को कि जितने माइग्रेंट्स हैं ना उनका एक डाटा हो कि हाँ इतने माइग्रेंट्स का आना जाना रहता है इस शहर में, उस हिसाब से सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। इसकी परफॉर्मेंस लिखनी बहुत ज़रूरी है GS पेपर 3 के लिए। ये सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है कंट्री का, ये कंक्लूजन में भी ये वाला कीवर्ड यूज़ होगा। विच इज़ स्विफ्टली इम्प्लीमेंटेड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसने फ़ायदा पहुंचाया है। अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा पहुंचाया है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2019 के अगस्त में इम्प्लीमेंट किया गया था, 2023 तक ये ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुका है। सिंस 2019 ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे जो डाटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, about 71 crore portable transactions have been placed delivering food grains equivalent to about rupees 40,000 crore। ठीक है, याद रखना है। मंथली एवरेज ऑफ अबाउट 3 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स आर बीन रिकॉर्डेड, जिनके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें फ्री ग्रेन्स दिए जा रहे थे, कोविड-19 के दौरान चने दिए जा रहे थे। ठीक है, फूड ग्रेन्स विद एनीवेयर फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई है किसने? वन नेशन वन राशन कार्ड ने। वे फॉरवर्ड यही है, हमें लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, कोई भी बेनिफिशियरी ना छूटे, कोई भी भूखा पेट ना सोए। ठीक है, आपको ये वे फॉरवर्ड में भी लिखना है एंड इंटरव्यू में भी ये बोल के आना है। ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिलीवरिंग फूड ग्रेन्स, जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था कि टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, हमें वो क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है, डिजिटाइजेशन बढ़ाना है हमें फेयर प्राइस शॉप का। फूड सिक्योरिटी शुड बी सीन एज द ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी।
must allow the portability of integrated child development services, मिड डे मील स्कीम एंड इम्यूनाइजेशन के लिए भी वन नेशन वन राशन कार्ड की फैसिलिटी को एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है। इन द लॉन्गर रन PDS सिस्टम में बी रिप्लेस्ड बाय फुल प्रूफ फूड कूपन सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो भी लोगों को फ़ायदा होगा। लोग अपने हिसाब से चीज़ें खरीद पाएंगे, जिस ग्रेन की या जिस फल फूल की उन्हें ज़रूरत है वो खरीद पाएंगे अपने आराम से। Wherein a below poverty line family can buy rices from any kirana store at market price by either paying fully or the coupon or the cash, यानी कि कैश हो गया या कूपन हो गया, अगर सरकार ये उन्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी मतलब कराएगी बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल को, तो क्या होगा, वो अपने आसपास के किराना शॉप से मार्केट प्राइस पे खरीद पाएगा। ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, केटामाइन एक्टर मैथ्यू पेरी ऑटोप्सी रिपोर्ट सेज ही डाइड फ्रॉम एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ केटामाइन। केटामाइन एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है, जिसे लिस्ट किया गया है एज अ hallucinogen by US Drug Enforcement Administration. It creates a feeling of detachment from pain, यानी कि ये थोड़ा सा समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों केटामाइन लोग लेते हैं एक ड्रग के रूप में, क्योंकि ये पेन से डिटैच कर देता है, इन्वायरमेंट से डिटैच कर देता है, एक अलग की दुनिया में भेज देता है। अभी ये देखिए, ये चीज़ें देखिए इंडिया में भी कितनी प्रचलित हो रही हैं। मैंने आपको कुछ महीनों पहले पढ़ाया था कि पंजाब का ड्रग इशू सबको पता है, कश्मीर में भी ड्रग इशू हो रहा है। ठीक है। वहाँ पे तो खैर जो एंटी नेशनल्स है ना, वो ड्रग के सप्लाई में हाथ बटाते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ, यानी कि जो स्पेशली जो बुरी चीज़ें हैं, अगर उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो जो अपनी हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, उससे हम दूर होते चले जाएंगे। ठीक है। केटामाइन वॉज फर्स्ट यूज्ड एज, यानी कि सबसे पहले इसका यूज़ एनिमल्स के लिए किया गया था। मैनी पेशेंट्स कोटेड दैट ये अगर इसे बार बार लिया जाए या हाई डोजेस लिया जाए तो ब्लैडर को डैमेज कर देता है। ठीक है, याद रखना है। फ्रॉम गुप्तास टू मुगल, यहाँ पे मथुरा में जो कृष्ण जन्म स्थान है उसके बारे में कंट्रोवर्सी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब हाई कोर्ट मतलब मतलब उन्होंने डिक्लाइन किया। हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि सर्वे करो, मथुरा में जो कृष्ण जन्म स्थल है उसका सर्वे करो और पता लगाओ कि वो एक्चुअल में है क्या, पहले मंदिर था या वहाँ पे सीधे सिर्फ मस्जिद ही बनाई गई है, ज्ञानवापी मॉस्क। ठीक है। अब पेटिशनर्स उस पर स्टे लगा रहे हैं, स्टे लगाने को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि हम स्टे नहीं लगाएंगे, अगर रिसर्च हो रही है तो होने दीजिए, सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। ठीक है। मॉस्क कब बनाई गई थी? 17th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी यारों के लिए कि कब बनाई गई थी। 17th सेंचुरी। मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनाई थी। फर्स्ट टेम्पल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मथुरा की एक एंशिएंट सिग्निफिकेंस है। मथुरा में एक ट्रेडिंग रूट रहा है ड्यूरिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक ट्रेडिंग हब रहा है। A.W. Ansbestel रिकॉर्डेड द फर्स्ट वैष्णवा टेम्पल। कृष्ण जन्म स्थान कब बनाया गया होगा, वो ऐसा प्रोबेबली कहते हैं कि कब बनाया गया होगा, 1st सेंचुरी CE। चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे इसे विक्रमादित्य भी कहते थे, ये चीज़ याद रखनी है। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं। एलेक्जेंडर कनिंगम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सर्वे किया और ये पाया कि ये ओरिजिनली एक बुद्धिस्ट साइट थी, बट उसके बाद आ गए थे महमूद गज़नी। अब महमूद गज़नी के टाइम पे वैसे ही बुद्धिस्ट काफ़ी डिक्लाइन में था। ठीक है, मिडिवल पीरियड के टाइम पे बुद्धिस्ट डिक्लाइन में था। ठीक है, अब महमूद गज़नी आ गए, उन्होंने वैसे ही मथुरा में तो वो लूटने खाने के लिए आए ही थे इंडिया को। अब उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स को यहाँ पे प्लंडर किया, लूटा, तोड़ा फोड़ा। ठीक है, वैसे ही मथुरा के साथ भी हुआ। मथुरा में जो कृष्ण जन्मस्थल टेम्पल है, तो बुद्धिस्ट तो पहले से ही डिक्लाइन हो रहा था और जब से ये इन्वेडर्स आए तब से और भी
वो जो उसके साक्ष्य जो पहले रहा करते थे वो भी मिटा दिए गए। ठीक है, बट द वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा रिफर्ड एज वासुदेवा बाय ख्वावरिज़मियन हिस्टोरियन एंड पॉलीमेथ अल बरूनी ये कहते हैं कि ये काफ़ी रेजिलेंट थे, वो हार नहीं माने इन प्लंडरिंग की वजह से। ठीक है, सिकंदर लोदी ये दिल्ली के सुल्तान थे, ये टाइमलाइन याद रखनी है आरो यारो के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन सीन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी ना, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, उस दौरान भी काफ़ी सारे टेम्पल्स को प्लंडर किया गया था, लूटा गया था, तोड़ा फोड़ा गया था। फिर से वैष्णविज्म जागा। ठीक है, कब? निम्बार्का वल्लभायन चैतन्य के टाइम पे, जब रिक्लेमेशन किया गया ब्रज को। ठीक है, इसकी स्थिति कुछ सुधरी थी अकबर के टाइम पे, क्योंकि अकबर ने काफ़ी लैंड ग्रांट किए थे वैष्णवाइट सेक्ट को। ठीक है, जो वैष्णवाइट संत थे ना, उन्हें काफ़ी लैंड ग्रांट्स दिए कि आप अपने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करिए। अकबर में अकबर मथुरा में जाया करते थे, कम से कम 3 बार वो 3 टाइम्स वो गए थे, 3 ओकेजन्स पे, और वो स्वामी हरिदास से भी मिले थे। स्वामी हरिदास किसके कॉन्टेम्प्रेरी हैं? अकबर के, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी पूछे जाते हैं। औरंगज़ेब अपॉइंटेड अब्दुल नबी खान, और अब्दुल नबी खान ने क्या किया, ये गवर्नर था मथुरा का, हिंदुओं के खिलाफ था। इसने बिल्ट किया जामा मस्जिद एट द लोकेशन ऑफ वन ऑफ द मैनी टेम्पल्स दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी जो इन्वेडर्स आए ना, उन्होंने बस तोड़ा फोड़ा ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मंदिरों को तोड़ के काफ़ी जैन टेम्पल्स हुए करते थे, बुद्धिस्ट टेम्पल्स हुए करते थे, हमारे रामकृष्ण के मंदिर हुआ करते थे, बट उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ के अपने मस्जिद बना ली वहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये कंट्रोवर्सी अभी चली रही है, देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे। इसका जब कंक्लूजन होगा ना, या जब सुप्रीम कोर्ट इसकी रूलिंग कर देगा, तो वो कवर करना इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा जा सकता है कि आप कृष्ण जन्म स्थान को आप कैसे समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं उसके बारे में, तो आप ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ दिखाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, लॉजिस्टिक इज इट द की बॉटलनेक इन इंडिया चाइना +1 स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या है कि लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि अभी लॉजिस्टिक हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ ही स्टेट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स में अपनी भागीदारी करते हैं, कुछ बैकवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक उस सिलेबस का एक पार्ट है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ने एक सर्वे रिलीज़ किया है, जिसके तहत ये पाया गया है कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये अराउंड 70% ऑफ द एक्सपोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब लैंडलॉक्ड एंड कोस्टल स्टेट्स के बीच में एक वाइडनिंग गैप क्रिएट किया जा रहा है, इनकम एंड जॉब जनरेशन का ये गैप क्रिएट हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो सोशल अनरेस्ट था पिछले साल, इस साल भी सोशल अनरेस्ट था, जिसकी वजह से इसने सिर्फ 2.8 कंट्रीब्यूट कर पाया वर्ल्ड इंडिया की GDP में। ठीक है, रिक्वायर्स द मैक्सिमम लॉजिस्टिक रिलेटेड अपलिफ्टमेंट। यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस किया गया है कि लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इम्प्रूव करना है, अपने जो पोर्ट्स वगैरह हैं उन्हें अपग्रेड करना है, उनका डिजिटाइजेशन करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स के मामले में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सबसे आगे फिर होगा। गुजरात सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से हुए, ये बात ध्यान रखनी है, पूछा जाएगा। गुजरात, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु 9%, गोवा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ये ऐसे कोस्टल स्टेट हैं जिन्होंने बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें और उसे कैटेगराइज करें कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा, एंड इंटरव्यू के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। आपको पीडीएफ्स नहीं करना है हमेशा, क्योंकि आपको पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना है। जो पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जैसे कि है, अगर आज खुलेगी तो आज ही बंद हो जाएगी। आप अपने नोट्स में से नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सकें। पीडीएफ्स कलेक्ट करेंगे तो वो एक दिन कलेक्टेड ही रह जाएंगी, ठीक है, वो नहीं खुलते फिर बाद में हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।